Welcome to JD Clips. Please enjoy the short versions of our famous videos and keep learning. And don't forget to subscribe. ओमकार जी, कैसे चल रहे हैं केजरीवाल जी? मैंने सुना आज तो पूर्वांचल वालों के मुद्दे पे अटक गए। कभी कुछ अटकते हैं, कभी कुछ अटकते हैं। क्या देखिए, चल रहा है वैसे तो संजय जी, अरविंद केजरीवाल इतना बोझा लेकर के इस चुनाव में मैदान में उतरे हैं कि वो बोझा संभालना ही उनके लिए बड़ा दुरूह हो रहा है, मुश्किल हो रहा है। अगर हम देखें तो जिस तरह की उन्होंने बातें की थी, जो वादे किए थे, जिस तरह के सपने दिखाए थे, सब्ज बाग दिखाए थे, लंदन, पेरिस, यमुना को ऐसा बना देंगे कि शाम को आप परिवार के साथ उसके घाटों पर जो है शामें बिताया करेंगे, गज़लों की महफ़िलें आप जो है वहाँ देखेंगे। वो सब कुछ तो किया नहीं है, बल्कि बदतर स्थिति हुई है। सड़कों की हालत आप देखिए, बरसात के समय जो दिल्ली की सड़कों में झीलें बन जाती हैं वो, इसके अलावा पेयजल का संकट, हर साल का एक 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 बिल्कुल एकदम जैसे ट्रैक रिकॉर्ड चलता है ना कि अक्टूबर नवंबर में सुप्रीम कोर्ट की डांट पड़नी ही पड़नी है पॉल्यूशन को लेकर के। इनको वही सब बहाने बनाने हैं। हरियाणा और वेस्ट यूपी के ऊपर सिर के ऊपर ठीकरा फोड़ना है। 2022 से पहले पंजाब के सिर पर भी फोड़ते थे जब तक चन्नी थे या अमरिंदर सिंह थे। तो और जो अपनी विफलताएं हैं उसके लिए एलजी को जिम्मेदार ठहराओ, केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराओ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ सदन में खड़े होकर के जहां इम्यूनिटी मिली हुई है वहां पर उनको मनोरोगी बताओ, कायर बताओ, तमाम तरह के आरोप लगाओ। तो पिछले 10-11 सालों में दिल्ली की जनता ये सब देख करके, इनकी नाटक नौटंकी देख करके पक चुकी है, लिटरली पक चुकी है। अब जो पीछे इन्होंने इनके धत्कर्म हैं, जो भी इनके कारनामे हैं, जो भी इनकी विफलताएं हैं, उन पर मिट्टी डालने के लिए उनको लोग भूल जाएं, शराब कांड को भी भूल जाएं, पैनिक बटन घोटाले को भी भूल जाएं, बस खरीद घोटाले को भी भूल जाएं। इसके अलावा जो इन्होंने रूम का कंस्ट्रक्शन के नाम पर टॉयलेट खड़े किए उनको भी भूल जाएं, एडवर्टाइजमेंट वाले घोटाले को भी भूल जाएं। इसलिए रोज नए नए विवाद खड़े करो। अच्छा, 3-3, 4-4, 5-5 प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में इनको महारत है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के अलावा इनको कुछ और आता भी नहीं है और उसमें अलग-अलग तरीके से अलग-अलग लोगों को बैठा करके किस-किस पर रोजाना एलिगेशन लगाने हैं, फिर अगले दिन के लिए डिजाइन कर लेते हैं कि अगले दिन कौन-कौन से मुद्दे जो है उछालने हैं और मीडिया को और पब्लिक को उसमें उलझाए रखो, एंगेज रखो। इनको लगता है कि मीडिया में दिखाई देते रहेंगे, उस पर इनके मुद्दों पर बहस होती रहेगी, शाम को 4 बजे से लेकर के रात के 10 बजे तक यही चर्चा में रहेंगे और बाकी पार्टियां नेपथ्य में चली जाएंगी, जैसे कांग्रेस पार्टी को इन्होंने ऑलरेडी भेज दिया है। लेकिन इस बार जो मैं कह रहा हूं कि बड़ा भारी बोझा सिर पर लेकर के मैदान में उतरे हैं और इनकी जितनी चतुर चालाकियां हैं वो भी अब लोगों की समझ में आ रही हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा लेकिन किंतु परंतु है, एक वर्ग है दिल्ली में अभी भी जो इनकी फ्रीबीज की जो घोषणाएं हैं उसमें आ जाता है। अभी हमने देखा है जब इन्होंने कहा है कि हम आधी आबादी को हर महीने 2100 रुपया देंगे, बस शर्त यह है कि फिर से आम आदमी पार्टी की सरकार बनवा दो। फिर इनको जो 10-11 साल में याद नहीं आए वो ग्रंथी भी याद आ गए, पुजारी भी याद आ गए। उनको भी चुग्गा डाल दिया कि आपको भी हम 18-18 हजार रुपया पगार दिया करेंगे हर महीने। बस जितने लोग मंदिर में आते हैं उनको मोटिवेट करो कि आम आदमी पार्टी को वोट दिया जाए। इसी तरह ग्रंथी जी को कहा कि गुरुद्वारे में इतने लोग आते हैं मत्था टेकने, कम से कम आप हमारा ये काम करवा दो, उसके बाद फिर आपकी पौ 12 है। तो ये सारे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं और इस हड़बड़ी में, इस घबराहट में कि साहब बोझा बहुत बड़ा है और हिसाब किताब अगर जनता मांग रही है या अपोजिट पार्टियां मांग रही हैं तो हिसाब किताब दे नहीं पा रहे हैं। उल्टे अभी भी मोदी सरकार के राजमहल की बात कर रहे हैं, शीश महल की बात होती है तो
तो चालाकी भरा एक कैंपेन चलाने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन मोस्टली लोगों के गले के नीचे से ये चीजें उतर नहीं रही हैं। एक बहुत ही कठिन दौर से और एक कठिन चुनाव से अरविंद केजरीवाल इस बार रूबरू हो रहे हैं। गारंटी उन्हें भी नहीं है, विश्वास उन्हें भी नहीं है, विश्वास हम जैसे और आप जैसे लोगों को भी नहीं है। उनको इस बात का विश्वास नहीं है कि वो जीत ही जाएंगे, क्योंकि उनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में कांग्रेस ने और बीजेपी ने कुछ ऐसे दो चेहरे खड़े कर दिए हैं जो उनके लिए सिरदर्द बन गए हैं। 2013 में जब शीला दीक्षित को इन्होंने हराया था तो उन पर तमाम एलिगेशन लगाए थे, तमाम एलिगेशन लगाए थे। उनकी छवि को ऐसा पोर्ट्रे किया था कि इनसे भ्रष्ट तो कोई नेता ही नहीं है अब तक दिल्ली में। जबकि सब जानते हैं कि ठीक है, कॉमनवेल्थ गेम्स में भ्रष्टाचार हुआ था, लेकिन कॉमनवेल्थ गेम्स से शीला दीक्षित का एज सच कोई लेना देना नहीं था, सुरेश कलमाड़ी का था या सेंट्रल गवर्नमेंट का था। तो शीला दीक्षित ने तो बल्कि पूर्वी दिल्ली का जितना विकास हुआ है वो सारा उन्हीं की देन थी, और दिल्ली के दूसरे क्षेत्रों में भी जो विकास हुआ है, चाहे अटल जी की सरकार के समय हुआ या उसके बाद हुआ, वो उसमें भी कंट्रीब्यूशन शीला दीक्षित का था। तो उनके बेटे अब इनका मुकाबला कर रहे हैं। एक दूसरे मुख्यमंत्री रहे साहब सिंह वर्मा, थोड़े समय के लिए रहे, लेकिन जितने समय के लिए रहे वो भी लोकप्रिय मुख्यमंत्री थे। उनके बेटे भी इनको चुनौती दे रहे हैं। तो इस बार तो ये अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में ही घिरे हुए दिखाई दे रहे हैं। जी जी विजय जी, आपके हिसाब से क्या स्थिति है? देखिए सर, दिल्ली में कल मैंने अपने चैनल पे एक डिटेल्ड वीडियो बनाया, पिछले 8 चुनावों का डिटेल्ड एनालिसिस, और उसमें 2 चीजें बहुत सामने आ रही हैं। पहले हम बात करते हैं आज की स्थिति को लेकर कि केजरीवाल का जो फैक्टर है वो क्या। सर, एक बात तो हमें माननी पड़ेगी कि ये जो चुनाव है ये केजरीवाल के लिए डू एंड डाई सिचुएशन है। अगर केजरीवाल ये चुनाव हार जाते हैं तो उनकी राजनीति को बहुत बड़ा धक्का लगेगा, और जो उन्होंने सपने देखे थे कि भारत का प्रधानमंत्री बनेंगे वो किसी एक दिन, वो सपना टूट जाएगा। अगर दिल्ली का चुनाव वो हारते हैं तो पंजाब का चुनाव हारना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, क्योंकि वहां तो हालत और भी ज्यादा खराब। और बाकी देश के अंदर जो अभी तक मोर्चा बना रखा था कि वर्ल्ड क्लास एजुकेशन, वर्ल्ड क्लास हेल्थ केयर, वर्ल्ड क्लास दिस, वर्ल्ड क्लास दैट, वो सारी पोल ये चुनाव खोल देगा अगर केजरीवाल हार जाते हैं। तो केजरीवाल का जो मुखौटा है वो डिपेंड करता है इस बार दिल्ली की जनता उस मुखौटे को कितना एक्सेप्ट करती है। तो एक बात तो बहुत क्लियर है, तो केजरीवाल के लिए ये जो 2025 के चुनाव है ये उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी चुनौती है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो ये कि क्या होगा चुनाव के बाद। तो मैं एक बार फिर कह रहा हूं कि चुनाव के बाद केजरीवाल दुनिया की हर ताकत झोंक देंगे ताकि वो दोबारा चीफ मिनिस्टर बने। इसका मतलब ये है कि दिल्ली बनेंगे कैसे? वो तो कोर्ट ने लगा रखी है पाबंदी। नहीं, वो तो सर ऐसा है ना कि वो एक अलग खेल होगा। जैसे अभी उन्होंने कहा हमने टेम्परेरी चीफ मिनिस्टर दिल्ली में रखा हुआ है, तो वहां भी टेम्परेरी होगा, रिमोट कंट्रोल होगा सर। देखो, उनको कुर्सी नहीं चाहिए। केजरीवाल को आप ध्यान से समझिए सर, उस आदमी को कुर्सी नहीं चाहिए, उस आदमी को पावर चाहिए। कुर्सी और पावर दिल्ली में फर्क है। अब अतीशी के पास कुर्सी है, पावर नहीं है। दिल्ली के अंदर केजरीवाल को पावर चाहिए ताकि वो पैसा इकट्ठा कर सके। उसकी लाइफ का और कोई मकसद नहीं है, आप इस बात को मान लीजिए। मैं पहले दिन से बोल रहा हूं कि केजरीवाल की लाइफ का सिंगल पॉइंट एजेंडा ये है कि मैं बैक डोर से अडानी अंबानी कैसे बनूं, क्योंकि इसके अलावा मुझे कुछ आता नहीं। अडानी तो ये अंबानी बात तो बनेगा। बहुत हाँ हाँ सर, आप देखिए भाई, शीश महल क्यों बनाया आपने? आप अगर चीफ मिनिस्टर थे और पब्लिक सर्वेंट थे तो शीश महल नहीं चाहिए था ना आपको। अब सर आप आप भी एम्बिशन क्या मतलब, एक जो बेचारा जो है मुख्यमंत्री नाम लेके घूम रहा है, वो उसको आप चाहते हैं कि वो सोने के कमोड पे भी नहीं बैठे। यही तो सुख है जीवन के।
नहीं, मैंने मना थोड़ी किया है, मैं वही तो कह रहा हूं। मुझे नहीं लगता कि साहब अडानी साहब और अंबानी साहब के पास भी इतने सोने के कमोड होंगे यार, आप बात तो समझो। उनके ऑफिस और घर भी जाके चेक कर लो। एक होना चाहिए ना कंपैरेटिव एनालिसिस कि अडानी साहब कौन सा कमोड यूज करते हैं, केजरीवाल कौन सा करता है, अंबानी कौन सा करता है, तो आपको स्टेटस समझ में आएगा कि हु इज सीनियर, हु इज मोर वेल्थियर, हु इज मोर एम्बिशियस, with efforts or without efforts, with direct route or indirect route, और front line और back line, ये बहुत चीजें सामने आएगी। पता नहीं हमारा मीडिया इन चीजों को क्यों नहीं एनालाइज करता है।